प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस 800 चैनल्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सूत्र मंत्र अगले चैप्टर का, जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सूत्र मंत्र है। हर चैप्टर का मैं एक सूत्र मंत्र लेकर आता हूं आप लोगों के सामने। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता है, बोर्ड पेपर में मैंने एनालिसिस किया, देखा है, आप भी देख लीजिए, अंसाल उठा के देख लीजिए। लगभग 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सूत्र पर आधारित होते हैं। यदि आपको सूत्र, नियम, फार्मूला उसके सब पता हो जाए तो आप उन सवालों को आधा से ज़्यादा कर लेंगे। तो इसलिए इन वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इनसे संबंधित आप सवाल, एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद आपके बोर्ड पेपर में जो सवाल आएगा इससे संबंधित, इस चैप्टर से, उसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इससे पहले आपके बचपन, आपके जीवन के बारे में 2 लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। इस समय आपका जो जीवन है और फिर 10 साल बाद जो आपका जीवन होगा, उसके बारे में आप समझिए, सोचिए और फिर उसका आनंद लीजिए और मेहनत करिए, पढ़िए, जिससे एक अच्छा रिजल्ट आए। आपके जीवन का एक सच वो क्या है? एक बचपन का जमाना है। ध्यान से सुनिएगा, ये बचपन के बारे में है। आपका बचपना चल रहा है, उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एक बचपन का जमाना है जिसमें खुशियों का खजाना है। एक बचपन का जमाना है जिसमें खुशियों का खजाना है। चाहत चांद को पाने की है, पर तितली का दीवाना है। चाहत चांद को पाने की है। आप लोगों के मन में आसमान छूने के लिए सपना आ रहा है। आप चाहत चांद को पाने की है और पर तितली का दीवाना है। खबर ना है कुछ सुबह की। इस समय ना किस बचपना में ना किसी को सुबह की खबर रहती है और ना शाम का ठिकाना है। खबर ना है कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना है। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना है। माँ की कहानी है, परियों का अफसाना है। माँ की कहानी है, परियों का अफसाना है। बारिश में कागज की नाव है, बारिश में कागज की नाव है। हर मौसम सुहाना है। इस बचपन में हर मौसम अच्छा लगता है, वो चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। रोने की वजह ना है, रोने की वजह ना है, ना हंसने का बहाना है। रोने की वजह ना है, ना हंसने का बहाना है। कब आप रोने लगते हो, कब आप हंसने लगते हो, कोई इसका समय निश्चित नहीं है। ये है हमारे बचपन का ज़माना है। उसके बाद 10 साल बाद जब ये बचपना ख़त्म हो जाएगा, तब आपके मुख से, जो हमारे मुख से निकल रहा है, वही बात आपके मुख से निकलेगा। और वो ध्यान से सुनिएगा। क्यों हम इतने बड़े हो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए? इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। चलिए आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को ले चलता हूँ इस मैथ के तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। इसका मतलब है दो, दो का मतलब होता है दो। अब दो क्या है? दो है आपका जैसे यक्स और वाई, दो चर, दो चर, इसका मतलब है यक्स और वाई। तो दो चर का मतलब, दो चर हमने ले लिया यक्स और वाई। क्या ले लिया? यक्स और वाई। दो चर वाले, दो चर वाले मतलब दो चर वाले, यक्स वाई वाले, यक्स वाई वाले, यक्स वाई कुछ भी दो चर ले सकते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो, जो एक रेखा में निश्चित हो, जो एक रेखा में स्थित हो, जो एक रेखा में निश्चित हो। ऐसे समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब कि उसमें दो चर हो, और रैखिक का मतलब उसकी घात एक से ज्यादा ना हो, दो ना हो, तीन ना हो, एक हो, अर्थात एक ही रेखा में स्थित हो केवल। समीकरण हो, समीकरण का मतलब होता है समीकरण। सम माने बराबर, इक माने इसको, करण माने करने वाला, इसको बराबर करने वाला, अर्थात बराबर लगा हो। क्या लगा हो? बराबर लगा हो। और युग्म माने होता है जोड़ा, इसका मतलब जोड़ा में हो। किस में हो? जोड़ा में हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपका रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ये दो चर है। क्या है? दो चर है, ए एक्स और प्लस
बी वाई, ये यक्स और वाई इसमें चर है, प्लस सी बराबर 0। लेकिन ये युग्म नहीं है, केवल एक समीकरण है। कितना है? एक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसको अगर हमें डबल बनना है, अब इसमें क्या है, यक्स और वाई दो चर है, इसकी घात 1 है तो रैखिक है। उसके बाद ये क्या है, ये अचर पद है। क्या है? अचर पद सी है और ए भी क्या है, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट, मतलब ए और बी का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। तो क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर यहाँ से एक चर गायब हो जाएगा। कहीं पर भी अगर ये 0 एक्स हो गया या 0 वाई हो गया और बराबर 0, तो यहाँ क्या हो गया, ये 0 हो गया सब। तो यहाँ पे दो चर कहाँ बचे? तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ए बी है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण आपके समझ में आ गया। अब युग्म देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा पहला नंबर ये है आपका कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप का आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। अब यहाँ अगर दो चर की बात करते हैं तो दूसरे में चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, मतलब ग्राफ विधि से हल है, लेकिन उस ग्राफ विधि से हल आपके सिलेबस में इस बार से कट चुका है, पर इसके रूल आपको पता होने चाहिए। अगर रूल नहीं पता है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे जो भी चैप्टर में दिए हुए हैं। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, केवल आपको रूल पता हो और समीकरण को हल करना आता हो। अगर समीकरण को हल करना आपको आता है तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या इसके बाद वाला चैप्टर द्विघात समीकरण हो, दोनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से आप समझते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप समझिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, आपके दो चर हैं x और y दोनों में, ठीक है, दो चर हैं। दो चर वाले एक रैखिक में है, घात इसकी एक ही है। समीकरण है, बराबर लगा हुआ है तो समीकरण है, बराबर के उधर चाहे c1 ले जाओ, c2 चाहे 0 लिखो, बराबर लगा हुआ। और ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे युग्म में भी है, किसमें है, तो ये रहा आपका दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पूरी तरह से ये मानक रूप है उसका। क्या है? मानक रूप है, आपको इसे समझ लेना है। अब यहाँ से हम इस नियम को समझते हैं कि ये a1x प्लस b1 जो आपका ये दिया हुआ है, इससे तीन नियम बनते हैं। कितने नियम बनते हैं? तीन नियम बनते हैं, ए बी सी। इन तीनों नियमों को आपको भली भांति समझ लेना है और रट लेना है। अगर आप ऐसा समझ पाते हैं और रट पाते हैं तो आपके 4 नंबर के कम से कम सवाल इसमें से आ जाएंगे। आते हैं 6-7 नंबर का, 7 नंबर का सवाल आता है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर इतना आप याद कर ले तो 4 नंबर का फिक्स बचा आपका। 2 से 3 नंबर उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, अगर 4-5 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपके सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसके रूल क्या है, इसके रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल आपका है, यहाँ पे आपने देखा कि एक्स वाई दो चर हैं, a1 और b1, a2 b2, c1 c2, ये आपके क्या हैं, अचर पद हैं। और ये आपके क्या हैं, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ पे कि ये निश्चित होना चाहिए कि a1 a2 या b1 b2 0 ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला रूल है आपका a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अर्थात दोनों समीकरण के यक्स के दोनों के गुणांक का अनुपात, ये यक्स है, यक्स का ये गुणांक है a1 a2, क्या है, गुणांक है, और इसका अनुपात, और फिर y के दोनों समीकरण के y के b1 b2 जो गुणांक हैं उनका अनुपात। दोनों का अनुपात अगर बराबर ना हो, दोनों का अनुपात अगर बराबर ना हो, दोनों को आप लिखिए इसी तरह से, और दोनों का अनुपात अगर बराबर ना हो, देख लीजिए, दोनों का अनुपात अगर बराबर ना हो तो इसका नियम कहता है अगर दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा, या अद्वितीय हल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल होगा,
द्वितीय हल होगा। इधर देख लीजिए आप लोग, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 तो अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जैसे कि आपका ये क्या है, ये आपका ग्राफ है और इसमें क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अर्थात जो दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बीच पर से काटेंगे, कहीं ना कहीं काटेंगे, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, काटेंगे। अर्थात जो रेखाएं दोनों की बनेंगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे और हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। और जो समीकरण होगा वो संगत समीकरण होगा। क्या होगा, संगत समीकरण होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है तो उसके अद्वितीय हल होगा, मतलब कि उनको हल किया जा सकता है। उसके केवल एक x का मान होगा, एक y के मान होगा, केवल एक हल होंगे। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, मतलब जो रेखाएं आपकी हैं इस प्रकार से काटेंगी और उसके बाद ये संगत समीकरण होंगे। और जो दोनों समीकरण होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो संगत समीकरण होंगे। तो ये रहा आपका पहला रूल। अब हम दूसरे रूल पर चलते हैं। दूसरा रूल इसका क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर तीनों का अनुपात निकालो, तीनों का अनुपात, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद जो दिया है उसके गुणांक, मतलब उसका अनुपात, तीनों का अनुपात निकालो। जैसे दूसरा नंबर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ध्यान दीजिए, हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो अनंत और संपाती रेखाएं क्या होंगी। अब इसको क्या होगा, इसका जो हल होगा, अगर तीनों का अनुपात बराबर है, x के गुणांक का अनुपात भी बराबर है, y के गुणांक का अनुपात निकालें और इन दोनों का अनुपात बराबर, इसके साथ साथ इसका भी अनुपात बराबर है। अगर इन तीनों का अनुपात बराबर है तो ये दोनों समीकरण जो होंगे, दोनों समीकरण जो होंगे उनके हल अनेक होंगे, मतलब अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अर्थात अनेक हल होंगे। उसकी कोई सीमा नहीं, जो भी मान रखोगे x का वही उसका मान होगा और y का भी एक मान निकल आएगा। मतलब x y के मान की सीमा लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, मतलब असीमित होंगे, कोई निश्चित नहीं है कितने मान हो सकते हैं। तो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगी। अब रेखाएं कैसे संपाती होगी, संपाती को समझ लो। अभी आपने देखा कि प्रतिच्छेदी तो यह हो गया। अब संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे अगर एक रेखा ये गई, ये एक समीकरण की, पहले समीकरण की रेखा है यल, तो दूसरी जो यम होगी उसी पर यम भी होगी, मतलब एक के ऊपर एक। इसे कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। ये है आपकी संपाती रेखा। तो ये आपके क्या है, अगर इस तरह का अनुपात है तो उसके हल अनेक होंगे। आपको ये निकाल लेना है समीकरण में इस प्रकार से अनुपात और चेक कर लेना है कि उसके हल किस प्रकार के हो सकते हैं। या एक क्वेश्चन निश्चित आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रूल से एक प्रश्न तो फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता है मैथ में, आपके 2 चर वाले में। तो 2 नंबर 3 नंबर के आ सकता है, 4 नंबर के आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। तो इसे आपको ध्यान से समझ लेना है। तो अनेक हल होंगे और संपाती रेखाएं ये आपकी हो गई है, ठीक है। और जो समीकरण होगा वो इसमें भी संगत होगा। क्या होगा, संगत समीकरण होगा। क्या होगा, संगत समीकरण होगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को इसके एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। 5 एग्जाम्पल लेंगे और 5 एग्जाम्पल में आप देखोगे कि पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार के पेपर में सवाल आते हैं। और मैं अंसाल्व से ही क्वेश्चन लूँगा जो कि बार बार आए हुए होंगे पेपर में, जो बार बार आए हुए होंगे। तो इस सूत्र मंत्र के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद वाला वीडियो जो एग्जाम्पल का होगा उसे जरूर देखिएगा। अगला सी नंबर है इसका, तीसरा नंबर जिसे हम बोल रहे हैं। तीसरा नंबर जो सी नंबर है कि अगर इस प्रकार का समीकरण और उसका सबका अनुपात फिर निकालो, तीनों का अनुपात निकाल लो। लेकिन अगर यहाँ पे A1/A2 मतलब x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन जो अचर पद है उसका अनुपात बराबर ना हो, मतलब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको आप समझ लीजिए कि उसका क्या रूल है। उसका रूल ये है कि उसे आप हल ही नहीं कर सकते हो, वो समीकरण हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
मतलब कोई हल ही, उस समीकरण को आप हल ही नहीं कर सकते हो, कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार का समीकरण अगर ऐसे अनुपात में आता है तो कोई हल नहीं होगा, और जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। अब समांतर क्या होता है वो भी समझ लो। ये है आपका ग्राफ, और ग्राफ में आप समांतर का मतलब है ये एक रेखा गई तो दूसरी रेखा ऐसे जाएगी, इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी। ये यल है, ये यम है, ये दोनों यल और यम रेखा क्या है? यल समांतर यम। इस प्रकार से अगर इस तरह का अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा, उस समीकरण को आप हल नहीं कर सकते हो। और रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी। ये देख लीजिए आप, समांतर अगर इस प्रकार से है ऐसे x अक्ष पर, ये तो y अक्ष पर हुआ, अगर x अक्ष पर तो ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे, ये क्या है? समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और जब इसे हल नहीं कर सकते हो तो आप बताइए समीकरण संगत होगा या असंगत होगा? समीकरण असंगत होगा। तो इसका मतलब है अगर इस प्रकार का रूल है, इस प्रकार से अनुपात में आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी और उसके असंगत समीकरण कहलाएंगे। वो दोनों समीकरण कैसे कहलाएंगे? असंगत समीकरण कहलाएंगे। अब इसके बाद आपका जो तीसरा नंबर है, जो समीकरण हल करने का तरीका सिखाता है। अभी तक तो 4 विधि थी आपके सिलेबस में, अब सिर्फ और सिर्फ 2 विधियां बची हुई है। पहली विधि आपकी क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? जो 2 विधियां बची हैं उन दोनों को एक उदाहरण के द्वारा हम समझा देते हैं आप लोगों को कि किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि होता है और किस प्रकार आपका विलोपन विधि होता है। ये तीसरा नंबर है, ए नंबर है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन के मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थापित करना। क्या करना? स्थापित करना। और विलोपन का मतलब है विलुप्त करना, गायब करना, किसी एक को गायब करके दूसरे का मान निकाल लेना, इसको कहते हैं विलोपन विधि। तो सबसे पहला नंबर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। जैसे x + y = 5। बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर ये छोटा एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया तो बड़ा एग्जाम्पल आप अपने आप कर लोगे। उसके बाद जैसे x - y = 3, ये है आपका समीकरण। इसको हमने क्या 1 और इसको 2 मान लिया। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है? समीकरण 1 से x का मान y के पद में, ये कक्षा 8 में है। इस प्रकार का अगर आप गणित पढ़े होंगे कक्षा 8 में अच्छे से, तो आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि दोनों उसमें सिखाया गया है। समीकरण 1 से x का मान y के पद में लेने पर, अब जैसे x + y है, यहाँ पे 5 है और x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y, अर्थात समीकरण 1 से x का मान y के पद में, तो y के पद में ये हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इस x का जो मान निकला है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। जिससे लेंगे x का मान या y का मान उसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उससे दूसरे में रखेंगे। तो यहां से क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यही है प्रतिस्थापन विधि। मतलब समीकरण 2 में सभी समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या है? x - y = 3 है। यहाँ x के जगह हम रख देंगे 5 - y = 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 2y = 3। अब 5 उधर जाएगा, -2y = 3 - 5। तो ये आपका हो जाएगा -2y = -5 में 3 घटेगा 2, तो आपका y = आ जाएगा 2/2, अर्थात 1। y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ से आप 1 रख दो, तो यहाँ जब 1 रखोगे समीकरण 3 में तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 - 1 अर्थात 4। क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे x का मान 4 आया और y का मान 1 आया। x का मान आपका 4 आया और y का मान 1 आया। देखिए यहाँ पे 4 1 5 और 4 में से 1 गए 3।
तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई? प्रतिस्थापन विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? प्रतिस्थापन विधि हो गई। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इसी समीकरण से, देखिए अभी मान उतने आएगा, हल करने का तरीका बदला होगा। अब हम विलोपन विधि से करेंगे। जिस विधि से आपको अच्छे समझ में आए बोर्ड पेपर में आप उसी विधि से करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि विधि जो होती है किसी विधि से आप करोगे, अगर समीकरण आपका सही है तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये रहा आपका x और y का मान। इस तरह से आप 4-5 एग्जाम्पल ले लीजिए और करिए, फिर देखिए आपको एकदम से समीकरण आने लगेगा। हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि एक समीकरण बोर्ड पेपर में जरूर आएगा और आप उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको करना जरूर है। हल करोगे आंसर आएगा और आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। मतलब कम से कम ये समीकरण हल करने के लिए आता है 4 नंबर का आता है। तो समीकरण हल करना यदि आपको आ रहा है तो इस चैप्टर के से आने वाला 4 नंबर आपके झोली में आपको मिल जाएंगे। अब हम बता रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि में जैसे आपका समीकरण x + y = 5 समीकरण नंबर 1 है, x - y = 3 समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी x या y को चुनेंगे। क्या करने के लिए? विलुप्त करने के लिए, मतलब गायब करने के लिए। या तो x को गायब करें या तो y को गायब करें, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसका गुणांक बराबर हो, उसकी घात तो रहेगी नहीं, एक ही घात रहेगी, और उसके पद बराबर हों, दोनों पद बराबर हों। और दूसरा नियम ये कि उसके चिन्ह असमान हो तो क्या होगा और समान होगा तो क्या होगा, अर्थात उसे हमें असमान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असमान। मतलब कि एक प्लस हो एक माइनस हो, तभी घटेगा तो 0 आएगा, वो कट जाएगा, दूसरा जो बचेगा उससे उसका मान निकल आएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्लस प्लस है, x किस में है? प्लस प्लस में है, और y दोनों किस में? एक प्लस में एक माइनस में है। अगर y को विलुप्त करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है। अगर x को विलुप्त करना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा घटाने पर, और अगर यहाँ घटाने पर लिख गया तो नीचे के सारे चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो इस बात को याद रखें। जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या होगा? ये कट जाएगा y और x क्या होगा? जुड़ जाएगा। 2x = ये 5 3 8। अब x = 8/2, ये हो जाएगा 2 चौक 8। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, सबसे अच्छी विधि, सबसे आसान विधि। और आपके 2 चर में केवल इतने सिलेबस है। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो 2 चर से आने वाला सवाल आपका हो जाएगा, 100% की गारंटी हो जाएगा। तो ये x का मान आपका 4 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में x = 4 रख देते हैं। x + y = 5 है, x जगह 4 रख दिया x के जगह, और प्लस y = 5, y = 5 - 4, तो y का मान आ जाएगा 1। तो आपका आ गया x = 4, y = 1। अभी आपने प्रतिस्थापन विधि में भी देखा कि x का मान 4, y का मान 1 आया है। ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि में भी x का मान 4, y का मान 1 आया। अब दोनों विधि में से आपको जो विधि ज़्यादा अच्छी लगे, समझ में आ जाए, उसी विधि से आप बोर्ड पेपर में करिएगा। आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। इस चैप्टर से आने वाला सवाल छूटेगा नहीं। इससे जो 4-5 एग्जाम्पल और मेन हैं जो बोर्ड पेपर में हर बार आया करते हैं, उसी टाइप का आया करते हैं, तो उसको अगले वीडियो में हम बता देंगे, उसको देख लीजिएगा। फिर आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा और आराम से आप 98-99 नंबर ला सकते हो। धन्यवाद।